हेलो एवरीबॉडी, हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बिल्कुल अच्छी ही चलनी चाहिए। बोर्ड क्लास के एग्जाम में जो रिजल्ट आना चाहिए वो कब अच्छा आएगा? जब आप एक फाड़ के मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे कि रिजल्ट वो एकदम मोर देन 90% आए, तो उसके लिए मेहनत तो बनता ही है ना। उसके लिए तो आपको लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी ऐसा आएगा, है ना। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 में, है ना, क्लास 12 ही चल रहा है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक यहाँ पर है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, है ना। इसके पहले हमने लूप के केंद्र पर, है ना, इसके पहले के वीडियो में धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। यहाँ पर हम अक्ष देखेंगे, है ना। पहले आप लोग अक्ष को समझ लीजिए क्या होता है ना। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th का फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये एक वृत्ताकार लूप ऐसा बना दें। लूप का मतलब एक बंद भाग होता है। तार को इस प्रकार मोड़कर ऐसे जोड़ दिया जाए लगभग, या लगभग दोनों को पास पास ला दिया जाए, तो ये वृत्तीय लूप है ना। हालांकि ये यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस प्रकार से ऐसा है। इसमें हालांकि पूरा जुड़ा हुआ दिखाए हैं, पर एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप है धारा जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा जरूर दिखाए, आपकी किताब में ऐसा ही है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ये केंद्र होगा, ठीक है। ये जो लूप है इसका तल है, ये इस व्हाइट बोर्ड पर है, ठीक है। तो इसका अक्ष कैसे होगा? ऐसे, मतलब अक्ष मतलब केंद्र से जाने वाली लंबवत रेखा, ठीक है। ये लूप का तल ऐसे हुआ, तो इस प्रकार कोई रेखा आगे जाती है या पीछे की तरफ जाती है, तो वो क्या है? अक्ष या एक्सेस है, ठीक है। अब यहां पर ये ऐसे रखा हुआ था, अब यहां से इसको कैसे कर दिया गया है? ऐसे, मतलब जो ऐसे रखा हुआ है उसको अब यहां पर ऐसे रखा गया है। मतलब यहां पर ये लूप कैसे रखा हुआ है? ऐसे, ठीक है। तो इसका तल कैसे हो गया? ऐसे। इसको समझ लो अच्छे से, तल को। मतलब इस केस में और इस केस में अंतर क्या है कि इसमें इसका तल ऐसे है, मैंने जैसे बताया। ये मेरे हाथ का जो सतह है ये इसका तल है, ये व्हाइट बोर्ड में। अब इसको क्या कर दिया, मतलब ऐसा मानकर चलो। अब इस वाले केस में इसको कैसा कर दिया गया है? ऐसे, ठीक है। अब ये तल इसका ऐसे था, तो अक्ष इसके केंद्र के लंबवत ऐसे है। अब इसको घुमाकर इसके तल को ऐसे करेंगे तो अक्ष भी किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। वेरी सिंपल, एक्सेस ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो इसका अक्ष यहां पर इस प्रकार ऐसे है, कुंडली का तल यहां पर ऐसे। मतलब इस केस में जो तल है वो सतह के कैसा है? लंबवत, ठीक है। तल लंबवत है किसके? व्हाइट बोर्ड के, या आपके किताब में जो चित्र बना हुआ है उस कागज के तल के लंबवत है। हमें बायो-सेवर्ट नियम का यूज करना है। तो बायो-सेवर्ट नियम के लिए जैसे हम जानते हैं क्या होना चाहिए, और है ना, इसमें धारक दिशा यहां पर इस प्रकार से बह रही है। इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R लिया हुआ है। इसके अक्ष से, केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे? हमको बायो-सेवर्ट नियम लगाना है। बायो-सेवर्ट नियम कब लगता है? जब वहां पर एक अल्प अवयव आप लोगे। तो यहां पर अल्प अवयव क्या है? अल्प अवयव क्या है? AB। ये हमने इस कुंडली के ऊपर में एक अल्प अवयव लिया हुआ है AB, ठीक है। कुंडली के ऊपर में एक अल्प अवयव AB लिए हैं, तो हम हमेशा की तरह क्या लेकर चल रहे हैं? इस अल्प अवयव से बिंदु P की दूरी को क्या लेकर चल रहे हैं? R लेकर चल रहे हैं। हर केस में ऐसा ही कर रहे हैं। अल्प अवयव तथा अल्प अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी क्या है? यहां पर R है, ठीक है। ये हमेशा हम ऐसे लिए, हर केस में इसी प्रकार से लेकर चल रहे हैं। तो बायो-सेवर्ट नियम से क्या हो जाएगा? P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये dB होगा, μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ये सीधा है
बायोसेवर्ट नियम से। यहां पर जो थीटा का वैल्यू होता है, थीटा क्या होता है ना, थीटा यहां पर अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। यहां पर ये कैसे रखा हुआ है, एक्चुअली ये कुंडली का तल ऐसे है, यहां पर ऐसे, मतलब ये एक्चुअली ये ऐसे जाकर ऐसे मुड़ा हुआ, ये इस प्रकार ऐसे मुड़ा हुआ है ना, और ये है ऐसे, ये जो R है वो इस प्रकार बिंदु P को जो मिला रहा है, तो इन दोनों बीच का कोण कितना बन रहा है, ये दिख सकता है आपको 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या होगा 90। ये वाला एंगल जो है, हालांकि इसमें देखने से ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये ऐसे हो गया है, पर ये ऐसा नहीं है, ऐसा ये एंगल एक्चुअली यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं 90 डिग्री है। तो साइन 90 क्या होता है आप जानते ही 1, ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए dB बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl अपान क्या बचेगा r²। अब इसकी दिशा भी देख सकते हैं, दिशा कैसे देखेंगे, धारा इसमें ऐसे बह रही, इधर से जाकर ऐसे आ रही है ना, धारा इसमें ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही धारा, तो मैं यदि दाहिने हाथ को लगाऊंगा तो अंगूठा है वो धारक दिशा में होना चाहिए, उंगलियां हैं P की दिशा में, तो इसको मुझे ऐसे झुकाना पड़ेगा क्योंकि P झुका हुआ है, ये अंगूठा है वो धारक दिशा में और ये उंगली है वो P की तरफ जा रहा है, तो हथेली कैसे हो गया ऐसे, हथेली के लंबवत इस तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कहां पर, पॉइंट P पर, मतलब इस OP पर लंब होता है एक्चुअली वो, ठीक है, ये होगा dB। तो अब यहां पर जो dB है उसके दो घटक यहां पर लिए जाएंगे, क्योंकि है ना जो dB है वो Q की दिशा में है, तो ये ना तो अक्ष की दिशा में है और नहीं अक्ष के लंबवत है ना, ये अक्ष, ये OP अक्ष है, इसके दिशा में इस तरफ लिए और इसके लंबवत इस तरफ है, मान लो ये सपोज n है, ठीक है। तो यदि इस कोण का मान फाई है तो ज्यामिति से इस कोण का मान भी क्या होगा, फाई होगा। कैसे होगा, इस पर ये लंब है और इस पर ये लंब है, तो जब इन दोनों बीच का कोण फाई है तो इन दोनों बीच का कोण भी क्या होगा, फाई होगा। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर इस कोण का मान फाई है, तो आप ये बात तो क्लियर कर लो, इसका dB का एक घटक हम इस तरफ लेंगे तो क्या होगा dB cos फाई, जिसके साथ कोण बनाता है उधर घटक हमेशा क्या होता है cos में, इस तरफ लेंगे तो क्या होगा dB sin फाई। तो दो लंबवत घटक क्या क्या हुआ, पहला dB cos फाई अक्ष के लंबवत किस तरफ, PN दिशा में। दूसरा हुआ dB sin फाई, ये कैसा है अक्ष के अनुदिश, ठीक है, PN के लंबवत, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके दो घटक हमने लिए, ठीक है, दो घटक हमने ले लिए, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं OP के अनुदिश, और इसको OP के लंबवत ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वो लिखने का तरीका है अलग अलग कैसे है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक अन्य अल्पांश A डैश B डैश, ठीक है, ये AB कहां पर था, कुंडली में ऊपर था, जस्ट ऊपर में, या लूप के ऊपर था। लूप में इसको कहां पर लेते हैं, नीचे में लेते हैं। लूप में नीचे में लेते हैं मतलब इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, ये ऐसा A डैश B डैश,
इसमें भी उतनी धारा बहेगी, ये भी dl लंबाई का होगा, इसको भी हम पॉइंट P से यदि मिला दें ऐसे, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा? 5 होगा। पॉइंट P से यदि मिला दें तो इस कोण का मान क्या होगा? 5 होगा। ठीक है। एक अन्य अल्पांश या अल्प अवयव a डैश b डैश लूप में नीचे लेते हैं, तो a डैश b डैश के कारण P पर तीव्रता dB, इसका मान भी उतना ही होगा। इसका मान भी उतना ही क्यों होगा? क्योंकि सब चीज वैसा ही है। इसकी त्रिज्या जो है वही है, ये दूरी भी r होगा, ये कोण भी फाई होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, और यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है। और इसके कारण जो दिशा होगी वो ऐसे होगा, एन डैश दिशा में। ठीक है। हाँ सॉरी, क्यू डैश, ये क्यू डैश दिशा में यहां पर होगा, ये जो dB है वो। अब इसके भी दो घटक यहां पर लेंगे, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के भी दो घटक आपको यहां पर लेना है। ठीक है। तो इसके भी दो घटक लेंगे, तो दो घटक, पहला dB cos फाई है ना, इसका ये एंगल क्या होगा? फाई होगा, तो इस तरफ होगा dB cos फाई, और इसके लंबवत मतलब ये एन डैश दिशा में P एन डैश दिशा, अक्ष के लंबवत है ये। दूसरा dB sin फाई, इस तरफ। अक्ष के अनुदिश। ठीक है। ये अक्ष के अनुदिश होगा। अब ध्यान देना, हमने दो अल्प अवयव लिया है, एक ऊपर और एक नीचे। इसके कारण तीव्रता है ये दोनों, इसके कारण है ये दोनों, दोनों विपरीत है, ऊपर और जस्ट नीचे। तो ये dB cos फाई और dB cos फाई भी दिशा में विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जबकि ये दोनों की दिशा समान है, इसलिए जुड़ जाएगा। तो इसमें हम जितने भी अल्पांश लेंगे, जैसे यहां पर एक अल्प अवयव लिया तो इसके अपोजिट क्या होगा? यहां पर होगा। यहां पर लेंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा? यहां पर होगा। मतलब कहीं पर भी कोई एक अल्प अवयव लेते हैं तो उसके अपोजिट एक अन्य अल्प अवयव भी हमको मिलता है, क्योंकि उसको अनेक अल्प अवयव से मिला हुआ हम मानते हैं। तो उस केस में क्या होगा, है ना, अक्ष के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है। अक्ष के लंबवत मतलब cos फाई वाला, जबकि अक्ष के अनुदिश घटक का योग हो जाएगा। ठीक है। अतः संपूर्ण लूप के कारण P पर तीव्रता B इक्वल टू, तो तीव्रता B इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? dB साइन फाई। जितना भी यहां पर दो अल्पांश लिया हमने, दो अल्प अवयव लिया, तो दो बार dB साइन फाई है, इसमें जितना भी लेंगे सबका dB साइन फाई है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हम सरल करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। है ना, ये हो जाएगा B इक्वल टू, इसमें dB का मान रख देते हैं μ0/4 पाई I dl/r²।
साइन फाई। चित्र से या त्रिभुज ओ ए पी में साइन फाई निकाल लो। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां से ही हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई और इंटू r बटे r। इसके बदले हम और इतना रख दिए। अब इसमें एक्चुअली यहां पर क्या क्या कांस्टेंट उसको देखो। धारा सब में वही है, r का मान भी उतना ही होगा सबके लिए। इसको यहां से मिलाओ या यहां से मिलाओ, वो दूरी r ही होगी। मतलब बिंदु P को इस लूप के कहीं पर से भी मिलाओ, वो हमेशा r ही होगा। ये भी कांस्टेंट है। dl सभी अल्पांश का समान लंबाई ले सकते हैं। तो इसमें इस संबंध में यहां पर i dl dl नहीं है, r त्रिज्या सबके लिए जगह उतना ही है, ये r क्यूब हो जाएगा। सिग्मा केवल किस में लगेगा, dl में, क्योंकि dl छोटा सा भाग है। सिग्मा लगाएंगे तो सारे भागों का क्या हो जाएगा, वो योग को दर्शाएगा। आई r क्यूब, ये हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r मतलब उस वृत्तीय लूप का क्या हो जाएगा, ये परिधि हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से। है ना, b, इसको ये पाई यहां से कट जाएगा, 2 से 2 टाइम कट जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो b इक्वल टू हो गया μ0 i r स्क्वायर अपान क्या बचा, r क्यूब। 2 भी बचेगा ना, क्योंकि 2 से 2 टाइम कटा है। b इक्वल टू μ0 i r स्क्वायर अपान 2r क्यूब। और चूंकि त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, कर्ण आधार लंब। ठीक है, तो r बस लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये r बराबर 1/2, पर यहां पर क्या त्रिघात है तो r क्यूब चाहिए, 3/2, 3/2। ठीक है, तो अब यहां पर ये b बराबर हो जाएगा μ0 i r स्क्वायर अपान 2। ठीक है, b इक्वल टू μ0 i r स्क्वायर अपान 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसमें और कुछ कंडीशन आप लगा सकते हो। यदि n फेरों वाली कुंडली हो, n फेरों वाली कुंडली हो, तो उस केस में b बराबर हो जाएगा μ0 n i r स्क्वायर अपान 2 ऐसे। ठीक है, तो ये सब अलग अलग स्थान है, मतलब लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली होगी तो ये ऐसा रिजल्ट आएगा। है ना, इसमें 1-2 केस ले सकते हैं। जैसे यदि P केंद्र पर हो, बिंदु P यहां बना हो, अगर यहां पर आ जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में b इक्वल μ0 n i अपान ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, r के घात 2 कट जाएगा, r के घात 3, मतलब क्या बचा μ0 n, है ना, ये r कट जाएगा।
दूसरा क्या ले सकते हैं, यदि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर की तुलना में, मतलब इस केस में हम क्या लेंगे, ध्यान रखना, यदि x का मान r से बहुत ज्यादा है, बिंदु P है वो बहुत दूर है, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू केवल एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो यहां से ये यहां से ये 2x क्यूब हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर जो नीचे का था वो टर्म इसमें नहीं रहेगा। तो ये सब विशेष परिस्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। तो यदि आपको ये अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आपके दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक यूट्यूब या व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कैसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको बताइए, हमें कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य करें, लाइक भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।